हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट का आगे देखेंगे। पिछले क्लास हम लोग देखे थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। संस्पर्श या संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात किए थे, है ना। तो बहुत ही सिंपल था, आराम से हम लोग बना सकते थे उसको, आराम से हम लोग किए उसको, है ना। उसमें जो फिगर होता है, फिगर थोड़ा ध्यान में रखना है। तो कुछ नहीं, बस हम लोग क्या लेते हैं, सल्फ़र का जो पाउडर है वो लिए थे, उसको बर्नर में रखे थे। बर्नर में रखने के बाद उसको जलाया गया था ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो बना था सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों एक साथ फिर गया था कहाँ पे, प्रिसिपिटेटर के पास गया था, वहाँ पे थोड़ा सा उसका प्यूरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाटर डाल के उसको धोया गया था, है ना। फिर से उसको ड्राई किया गया था सल्फ्यूरिक एसिड के फवारा से, है ना। इस तरह से गया था आपका। फिर से वहाँ पे प्री हीटर लगा हुआ है ना, प्यूरीफायर लगा हुआ है। उसके बाद फिर जाता है कैटालिस्ट के पास। कैटालिस्ट क्या होता था, V2O5। वहाँ पे आपका सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता था। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनने के बाद फिर उससे हम लोग उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फवारा, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करवाया गया था, तो बना था आपका ओलियम। ओलियम को फिर वाटर में मिलाएंगे। ओलियम को सिर्फ क्या करेंगे, वाटर में मिलाए थे, तो क्या बना था आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में इसको बताया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। उसके बाद जो है कमेंट करें, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपका जो असाइनमेंट देने वाले थे आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो लगभग रेडी है, बहुत ही जल्दी आपको दे दिया जाएगा, है ना। उसका प्राइस होगा शायद, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल सकते हैं 120 लगेगा, है ना। हिंदी मीडियम के लिए अलग है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों का प्राइस सेम है। तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं ऑफिस से, है ना, या आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और आप ले सकते हैं उसको आराम से आके, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। पी ब्लॉक एलिमेंट, कॉपी निकालिए और उसके बाद बैठ जाइए। बहुत ही देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही जल्दी समय कट जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। रही बात सेंटर खुलने का, तो सेंटर आपका जो है, देखिए 15 तारीख से आपका बोला गया है कि खोलने के लिए अलाउ है, लेकिन बीच में दुर्गा पूजा आ रहा है ना। तो जिसके वजह से मतलब हो सकता है, वैसे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका जो है ग्रुप नंबर 15, GR15 बोल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन जो पाया जाता है एलिमेंटल फॉर्म में N2 के फॉर्म में पाया जाता है, और ये आपका P4 के फॉर्म में पाया जाता है। समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है, ये 15 ग्रुप एलिमेंट से क्वेश्चन उठाया है। तो 15 ग्रुप एलिमेंट में आता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, ये सब आता है, और बिस्मिथ आता है। तो उनमें से आपका पूछा गया है नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और फास्फोरस का कितना होता है, 15। साइज देखा जाए तो साइज आपका फास्फोरस का ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम होगा। साइज की बात करें तो नाइट्रोजन का कम होगा, आकार छोटा होगा, क्योंकि हम लोग जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, चूँकि एटॉमिक नंबर देख रहे हैं बढ़ रहा है, अचानक बढ़ रहा है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15 होता है।
तो साइज देखा जाए तो नाइट्रोजन का छोटा और फास्फोरस का बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि नाइट्रोजन जो है एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि तत्व के रूप में N2 के रूप में पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं N2, लेकिन फास्फोरस भी उसी खानदान का है, उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका भी वैलेंसी सब सेम है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5, तो फास्फोरस का भी कितना होगा 5 होता है। वैलेंसी की बात करें तो 3 होता है। तो सब कुछ सेम होते हुए नाइट्रोजन जो है तत्व के रूप में N2 के रूप में पाया जाता है, लेकिन आपका फास्फोरस की बात करें तो P4 के रूप में पाया जाता है। P4 क्या कारण है, ये क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन जो है तत्व के रूप में द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है। द्विपरमाणुक अणु का मतलब होता है N2, जिसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अंग्रेजी में यहाँ पे बोल रहा है कि N2 जो है, समझिए बात को, N2 जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, लेकिन आपका जो फास्फोरस है P4 के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, P4 के रूप में पाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, कारण बहुत ही सिंपल है, आप बता सकते हैं कि देखिए सबसे पहले बात है कि ये दोनों जो है सेम ग्रुप में आ रहा है, लेकिन साइज की बात करें तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, फास्फोरस का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है कि मतलब पावर बताता है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की पावर बताता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फास्फोरस के। इसका मतलब है फास्फोरस का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, ये आपका कम होता है फास्फोरस का, और नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। तीसरा कंडीशन है नाइट्रोजन पी पाई बंधन बनाता है। जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाए हम लोग तो N ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, N होता है। तो एक को सिग्मा बोलते हैं और दूसरा को बोलते हैं, यहाँ पे कितना पाई है, 2 पाई बॉन्ड। देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यदि सिंगल बॉन्ड रहता है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब बाकी जो बचा 1 और 1 2, ये पाई बॉन्ड है। बाकी जो 2 बचा क्या है आपका, पाई बॉन्ड है। तो इसलिए इसको बोलते हैं 2 पाई, 2p यहाँ पे बोला गया है ना। ये p पाई बोला गया है, p पाई बॉन्ड। जैसे 2 पाई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा गया p पाई, चूँकि मतलब p कक्षक के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंधन बनाता है। चूँकि इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। 2p कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में भाग ले रहा है वो p ऑर्बिटल के ले रहा है। किसका ले रहा है, p ऑर्बिटल का ले रहा है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है p पाई। चूँकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना रहा है आपका, कौन बना रहा है, आपका p ऑर्बिटल, जिससे 2p3 होता है। तो 2p3 यानी कि आपका p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, इसलिए p पाई। इसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब जब 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे। तो कारण आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ वो पूछा है कि नाइट्रोजन जो है इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। N2 को क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब 2 नाइट्रोजन है, डाई का मतलब 2 होता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु होता है। तो प्रकृति में जो देखा गया है, नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है और फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। इसका कारण क्या है, तो पहला कारण तो आपको बता दिया, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले लिखवा चुके हैं आपको, एक टेबल बना के ध्यान देंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, ज़्यादा होता है, और P4 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। 2 चीज़ मिल गया। तीसरा क्या है, नाइट्रोजन अपने में स्वयं क्या बनाता है, p पाई बहुआबंध बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। सीधी बात बोले तो नाइट्रोजन में अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन फास्फोरस जो है सिंगल बॉन्ड बना के रहता है। कैसे रहता है, सिंगल बॉन्ड बना के। जैसे इसका फिगर ड्रॉ करें तो ये हुआ फास्फोरस 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 फास्फोरस, ये फास्फोरस।
तो पी पी के बीच क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपका मल्टीपल बॉन्ड पाया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो ये कारणों से, इन कारणों से नाइट्रोजन जो है एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब तत्व के रूप में N2 के रूप में पाया जाता है, और फास्फोरस आपका P4 के रूप में पाया जाता है, P4 के रूप में पाया जाता है। याद रहेगा बच्चे। तो क्या बोलिएगा, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु यानी कि N2 के रूप में पाया जाता है तथा फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार सबसे पहले छोटा होता है, फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। दूसरा कारण, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये स्वयं के साथ पी पाई बहुआबंध बना लेता है, और इसलिए यह तत्व के रूप में N2 के रूप में पाया जाता है। इसका अपोजिट फास्फोरस का आकार छोटा होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की तुलना में कम होता है, और इसलिए ये जो है पी के बीच, मतलब फास्फोरस के बीच सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंधन बना के रहता है, और प्रकृति में तत्व के रूप में P4 के रूप में पाया जाता है। यही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आराम से इसका जवाब दिया जा सकता है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है क्वेश्चन, देखिए आपको समझा दिया गया है पूरा। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फास्फोरस P4 वाई। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है तथा फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, क्यों? यही सवाल आपका बोले थे अभी। तो जो अभी बताया गया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभी बताया गया। तो यदि आप ठीक से स्टोरी समझ गए, 3 पॉइंट तो याद रखना है, आकार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, और तीसरा नंबर बॉन्ड। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज लिखिएगा, एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फास्फोरस P4 because the size of nitrogen is small and high electronegativity. Nitrogen atom forms p pi multiple bonds with itself, so it exists as a discrete diatomic molecules in elemental form. But phosphorus atom has large size and less electronegativity, so it forms single bond instead of p pi multiple bond. Therefore phosphorus exists as P4 molecule in its elemental form. बहुत ही सिंपल है, वही बात अभी जो समझाए थे। क्या बोले, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स N2। यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, N2। ओके, N2 बोला। नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है और फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, और नाइट्रोजन एटम्स क्या करता है, अपने के साथ, स्वयं के साथ p वाई आबंध बनाता है, इसलिए तत्व के रूप में नाइट्रोजन जो है मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी कि N2 के रूप में पाया जाता है। यहाँ डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ क्या है, N2 के रूप में पाया जाता है। बट फास्फोरस एटम हैज लार्ज साइज, लेकिन फास्फोरस एटम का आकार क्या होता है, लार्ज होता है, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, कम होता है। सो इट फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, एकल बंधन बनाता है। देयरफॉर फास्फोरस एक्सिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, इसलिए फास्फोरस जो है तत्व के रूप में P4 के रूप में पाया जाता है। हिंदी देखिए, उसी का हिंदी है, आसान है, याद हो गया होगा आपको। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु की, यानी कि द्विपरमाणुक मतलब N2, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है तथा फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण यह स्वयं के साथ क्या बनाता है, p पाई बहुआबंध बनाता है, इसको मल्टीपल बॉन्ड बोल सकते हैं। इसलिए नाइट्रोजन तत्व के रूप में द्विपरमाणुक अणु यानी कि N2 के रूप में पाया जाता है। कारण बताना आपको, परंतु फास्फोरस का आकार बड़ा होता है, इसलिए p पाई बहुआबंध ना बनाकर यह एकल बंधन बनाता है, इसलिए तत्व के रूप में फास्फोरस P4
अणु के रूप में पाया जाता है। तो ये स्टोरी थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जवाब देने के लिए रीजन पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए। आज आपको सीख मिल गया होगा, सीख गए होंगे आप कि नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में क्यों पाया जाता है, लेकिन उसी खानदान का एक एलिमेंट और है फास्फोरस, जो P4 के रूप में पाया जाता है। तो कारण मिल गया आपको। तो क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन है आपका, जैसे 2 फास्फोरस होता है। ये जो क्वेश्चन उठा है आपका 15 ग्रुप एलिमेंट से। कहाँ से? 15 ग्रुप एलिमेंट से, 15 वर्ग के तत्व से क्वेश्चन उठता है कि देखिए फास्फोरस जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है वाइट फास्फोरस होता है, एक होता है रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस और बताया जाएगा, ब्लैक फास्फोरस भी होता है, अल्फा बीटा जो भी है। तो अभी फिलहाल एक क्वेश्चन उठता है कि भाई श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के बीच अंतर बताइए। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। ओके, तो वही लिखा हुआ क्वेश्चन, राइट द मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस का मतलब मुख्य डिफरेंस बताना, बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस के बीच मुख्य अंतर लिखें। तो देखिए व्हाइट फास्फोरस जो होता है वैक्सी सॉलिड होता है। पहली बात है, क्या होता है? वैक्सी सॉलिड। वैक्सी का मतलब यहाँ मोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोमी, जिसको चाकू से काट सकते हैं आप। क्या काट सकते हैं? तो मोम टाइप का होता है ये व्हाइट फास्फोरस, मोम टाइप का होता है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यदि इसका गंध के बारे में इसको पहचानना चाहेंगे तो इसका गंध होता है लहसुन के गंध के समान। जिस तरह से लहसुन से गंध आती है उसी तरह से आपका व्हाइट फास्फोरस से भी गंध आता है। ये नेचर में पॉइजनस होता है। पॉइजनस का मतलब होता है विषैला होता है। क्या होता है? विषैला होता है। और इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब कम ताप पे ये जलता है। कम ताप पे क्या होता है? जलता है। तो इस तरह के क्या है, सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस के जो पॉइंट्स है उसको लिख दिए, उसके बाद फिर पढ़ा देंगे आपको रेड फास्फोरस के बारे में। ठीक है। अंतर यदि आपसे पूछेगा तो दोनों का बराबर पॉइंट लिखवा देंगे, आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। एक तरफ लिखिएगा व्हाइट फास्फोरस, यहाँ जगह की कमी होने के कारण एक एक करके हम डील कर रहे हैं। आप क्या लिखिएगा कॉपी में, एक तरफ व्हाइट फास्फोरस लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा लाल फास्फोरस, और दोनों को लिखेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस है तो इधर क्या हो जाता है? रेड फास्फोरस। उसके बाद आप लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, व्हाइट फास्फोरस इज वैक्सी सॉलिड एंड कैन इजिली कट विथ नाइफ। नाइफ का मतलब चाकू। तो देखिए वैक्सी सॉलिड का मतलब है मोमी ठोस बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? मोमी ठोस, मोम के समान ठोस। तो श्वेत फास्फोरस पारभासी मोमी ठोस हैं। तो वैक्सी सॉलिड को बोलते हैं पारभासी मोमी ठोस हैं, तथा इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इट हैज गार्लिक लाइक स्मेल। इसकी गंध लहसुन के समान होता है। इसकी गंध कैसा होता है? लहसुन के समान होता है। याद रखिएगा, यह परभासी मोमी ठोस होता है जिसको चाकू से काट सकते हैं आप। ठीक है। इसका गंध कैसा होता है? लहसुन के समान होता है। व्हाइट फास्फोरस इज पॉइजनस, मतलब इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, मतलब ये क्या होता है? जहरीला होता है। श्वेत फास्फोरस क्या होता है? विषैला होता है। इट इज हाईली रिएक्टिव, यह अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसको अलग से बंद करके रखा जाता है। इसको हवा में ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, आग लग जाएगी, है ना, इतना जो। तो यह अधिक क्रियाशील होता है। इट ग्लोज इन डार्क, यदि इसको अंधेरा में रख दिया जाए तो ये चमकेगा, दीप्त होगा। क्या हो जाएगा? दीप्त होगा। जैसे पारा वाला कोई चीज़ रहता है जिसमें पारा लगा हुआ अंधेरा में रख के कैसे चमकता है? दीप्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार इट ग्लोज इन डार्क, इसको अंधेरा में रख दिया जाए तो दीप्त होता है, प्रज्वलित होता है। प्रज्वलित होता है मतलब प्रकाश देता है एक तरह से। इग्निशन टेम्परेचर 303 केल्विन होता है, मतलब इसको कितना टेम्परेचर पर जल उठता है? 303 केल्विन, जो बहुत कम है। इग्निशन टेम्परेचर इज लो सो बर्न इजिली इन एयर, यदि इसको हवा में खाली रख देंगे तो अपने आप आग लग जाएगी। तो इसका ज्वलन ताप यानी कि 303 केल्विन कम होता है, इसलिए यह वायु में आसानी से जलता है। सिर्फ वायु में ले आएंगे ये जल जाएगा। P4 मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस। P4 अणु जो है दुर्बल वंडरवाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। दुर्बल वंडरवाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। P4 अणु दुर्बल वंडरवाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। It burns easily in Cl2 and forming
PCl3 एंड PCl5। यह Cl2 में जलकर PCl3 तथा PCl5 बताता है। मतलब P4 को यदि क्लोरीन की उपस्थिति में जलाया जाए, P4 को क्लोरीन की उपस्थिति में जलाया जाए तो ये क्या बनाता है, PCl3 बनाएगा और PCl5 बनाएगा। इट इज सोलुबल इन CH2। CH2 मतलब है कार्बन सल्फाइड। CH2 मतलब यहाँ क्या है, कार्बन सल्फाइड। यह CH2 में विलय होता है, यह CH2 में क्या होता है, विलय होता है। तो इस तरह आपको छोटे छोटे पॉइंट बता दिए ताकि आप याद रखें। ये पॉइजनस होता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, यह विषैला होता है, इसका गंध लहसुन के समान होता है, इसमें वंडरवाल फोर्स पाया जाता है, दुर्बल वंडरवाल फोर्स पाया जाता है। यह CH2 में मतलब घुलनशील होता है, घुल सकता है, क्या हो सकता है, घुल जाता है, ठीक है। और यदि क्लोरीन के प्रेजेंस में इसको जलाएंगे तो फिर क्या होगा, मतलब जब इसको क्लोरीन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनाएगा, PCl3 बनाएगा, PCl5 बनाएगा। इस तरह से कितने पॉइंट्स होंगे, लगभग 9 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स। और इतना पॉइंट्स और किसका लिखवा देंगे अभी, रेड फॉस्फोरस का, तो कंप्लीट हो जाएगा आराम से। क्या कर सकते हैं आप, एग्जाम में यदि पूछेगा तो 5 पॉइंट लिखिएगा, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, पूरा भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो डिफरेंस पूछा जाता है बोर्ड में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए उसके बाद फिर क्या है, रेड फॉस्फोरस। तो जगह कम होने के कारण दोनों को अलग अलग लिखा गया, ठीक है। टोटल 9 पॉइंट्स बताएंगे, 9 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे बहुत सारे पॉइंट्स जो मिलेंगे उसका जस्ट अपोजिट, जो वाइट फॉस्फोरस पढ़े थे उसका जस्ट अपोजिट। जैसे उसका इग्निशन टेम्परेचर लो था, इसका हाई हो जाएगा। वो क्या था, पॉइजनस था, ये क्या हो जाएगा, नॉन पॉइजनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जो डार्क में ग्लो कर रहा था ये डार्क में ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स, यदि आप व्हाइट फॉस्फोरस याद कर लेंगे तो इसका हो जाएगा, वहाँ हाँ है तो यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है तो यहाँ हाँ है, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस इज हार्ड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो क्या था, बैक्सी सॉलिड था, यानी कि मोमिठोस था, पारभासी मोमिठोस था, उसको चाकू से काट सकते हैं। लेकिन ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्या है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो रेड फॉस्फोरस इज हार्ड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। लाल फॉस्फोरस कठोर होता है तथा क्रिस्टलीय ठोस है। लाल फॉस्फोरस कठोर होता है तथा क्रिस्टलीय ठोस है। अब ये लाल फॉस्फोरस आप देख चुके हैं, माचिस का जो तिल्ली होता है वो किससे बना होता है, रेड फॉस्फोरस है। वो क्या आपका, रेड फॉस्फोरस है। इसलिए उसको हवा में रख देते हैं, जलता है क्या, उसको क्या करना पड़ता है, टकराना पड़ता है, इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है। घिसने से क्या होता है, घर्षण से क्या होता है, टेम्परेचर। जैसे आप हाथ को घस रहे हैं तो क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है। तो याद रखिए, रेड फॉस्फोरस जो होता है कठोर होता है, क्रिस्टलीय ठोस है। इट इज ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब इसका कोई गंध नहीं होता है। उसका गंध कैसा था, लहसुन के समान था। मतलब व्हाइट फॉस्फोरस का गंध जो है लहसुन के समान होता है, लेकिन इसका कोई गंध नहीं होता, यह गंधहीन होता है। इट इज नॉन पॉइजनस, यह विषैला नहीं होता है। वो था पॉइजनस, ये क्या है, नॉन पॉइजनस। इट इज लेस रिएक्टिव, वो क्या था, हाई रिएक्टिव, ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव, यह कम क्रियाशील होता है। तो अपोजिट कर दीजिएगा, वो हाई रिएक्टिव था, ये क्या है, लो रिएक्टिव है। इट इज लो लेस रिएक्टिव, यह कम क्रियाशील होता है। इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, यह अंधेरे में दीप्त नहीं होता है। दीप्त का मतलब प्रज्वलित होना, नहीं जलता है। इग्निशन टेम्परेचर 543, उसका कितना था, 303। तो इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, मतलब 543 केल्विन, सो डज नॉट कैच फायर इजिली। तो इसका ज्वलन ताप जो है, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है ज्वलन ताप अधिक होता है, इसलिए वायु में आसानी से नहीं जलता है। तो वायु में रख देंगे जलेंगे नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, टकराना पड़ता है। उसके बाद P4 मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड इन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब पॉलीमर्स जैसा होता है, बहुलक जिसको बोलते हैं हम लोग। तो P4 अणु बहुलक संरचना के रूप में, किसके रूप में, बहुलक संरचना के रूप में। जैसे पॉलीथीन बोलते हैं तो क्या है, बहुलक है। तो P4 अणु बहुलक संरचना के रूप में सहसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं। मतलब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और इसका संरचना जो है बहुलक टाइप का होता है।
बहुलक का मतलब एक के, जैसे हार कैसे रहता है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा जुड़ा रहता है। तो इट कंबाइंस विथ Cl2 ओनली वन हीटिंग। अब देखिए वहाँ पे हम लोग जला रहे थे, वहाँ पे क्या कर रहे, बर्न कर रहे थे, किसको, P4 को, किसके साथ, आपका Cl2 के साथ। तो बना रहा था आपका PCl3 PCl5 ये सब बना रहा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हीट करेंगे, मतलब रेड फास्फोरस को क्लोरीन को में मिला के हीट कर देंगे, तो गर्म करने से Cl2 संयोग हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। इट कंबाइंस विद Cl2 ओनली ऑन हीटिंग, यह केवल गर्म करने से Cl2 से संयोग करता है। इट डज नॉट सोलुबल इन CH2, यह CH2 में कार्बन सल्फाइड, CH2 क्या है यहाँ पे, कार्बन सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड में ये घुलनशील नहीं होता है, मतलब विलय नहीं होता है, तो ये सोलुबल नहीं होता है। वो क्या था, सोलुबल था। तो इस तरह से 9 पॉइंट्स हैं, तो उसमें आप 5 पॉइंट्स लिखिए, 4 पॉइंट लिखिए, 7 पॉइंट लिखिए, 8 पॉइंट लिखिए, आपको नंबर मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, यदि आपको व्हाइट फास्फोरस के बारे में पता है तो रेड फास्फोरस को लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, और आपका असाइनमेंट बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। सब दोस्तों को सूचित कर देंगे। ऑफिस में जब मिलेगा तो आपको डेट बता दिया जाएगा। हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश मीडियम का अलग है, दोनों अलग अलग है। तो ठीक है बच्चे, बहुत जल्दी ही आपको दे दिया जाएगा, चूँकि आप उसको भी पढ़ सकिएगा, है ना। जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।